बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं वो टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे अफराद के लिए जो जॉब हासिल करना चाहते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो साबित होने वाली है। आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल में से एक मसले का हल है, जो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में आपको पेश किया जाएगा। टॉपिक का जो नाम है वो आपको अपने बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, जो अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के दौरान अच्छी सैलरी की बात किस तरह की जाए। सबसे पहली और बेसिक बात तो ये है व्यूअर्स कि इंटरव्यू एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ ही कहा जाएगा, एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे बहुत सारे लोग सुनकर ही घबरा जाते हैं। इस तरह से घबरा जाते हैं जिस तरह से बहुत सारे लोग लफ्ज़ मौत के नाम से कांपते हैं, डरते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। और इंतहा ये है कि उनसे अगर बात कर ली जाए, एक लम्हे के लिए उनको जिक्र कर दिया जाए मौत, मैयत, गुस्ल, कफन, दफन वगैरह वगैरह के हमारा, तो वो उस नाम से घबरा जाते हैं। सेम यही अंदाज है बहुत सारे लोगों का जब वो लफ्ज़ इंटरव्यू को सुन लेते हैं कि फला दिन आपकी इंटरव्यू कॉल है, तो उनके कहना चाहिए हाथों के तोते उड़ जाते हैं और पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। जबकि इंटरव्यू कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिससे घबराया जाए। वैसे भी हमारी कंट्री पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि घबराना नहीं है, तो आपको भी इंटरव्यू से घबराना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू से कैसे घबराया ना जाए, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है। कैसे घबराया ना जाए, क्योंकि इंटरव्यू से वाकई में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। घबराने की वजह भी है, और वजह ये है कि जब वो ये सोचते हैं कि हमें किसी अननोन शख्स के सामने वो हमसे सवालात करेगा, मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करेगा, ना जाने क्या कुछ हमारे बारे में पूछेगा, हम पता नहीं सही तरह बयान कर पाएँ ना कर पाएँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से वो लफ्ज़ इंटरव्यू का जो एक सेशन है, जो उन्होंने अपने माइंड में एक बात समा ली है, सोच ली है, उससे ही वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या माहौल होने वाला है। याद रखिएगा, जो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, जिसको आप इंटरव्यूअर कहते हैं, कोई हाथ में छुरा लेके नहीं बैठा हुआ होगा, हाथ में कोई लाठी या डंडा लेके नहीं बैठा हुआ होगा, तो उसको टेके या उसको टीटी हाथ में नहीं होगी। आप क्यों घबरा रहे हैं उस इंटरव्यू के सेशन से? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो अपनी बात उसको कन्वे नहीं कर पाएंगे, अपनी सलाहियतों के बारे में उसको सही तरह बयान नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली उससे बात नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सारे मसाइल का आपने आपको अपने ऊपर तारी कर लिया और आप इंटरव्यू के दौरान उससे इस अंदाज में बात कर रहे हैं जिस अंदाज में मैंने आपसे जिक्र किया, तो यकीन करें सैलरी वाली बात जो है, जिसके हवाले से हमारा आज का टॉपिक है, उसकी मैयत होने वाली है। अच्छी सैलरी तो दूर की चीज़, सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अच्छी सैलरी के हवाले से अच्छी गुफ्तगू करने के लिए जो बुनियादी वजह है, जो बुनियादी सबब जो चीज़ बन सकती है, वो ये है कि इंटरव्यू के दौरान आपको ज़हनी तौर पर माइंड लेवल आपका इतना शार्प होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए कि आपको किस तरह से सामने वाले को टैकल करना है, किस तरह से आपको डील करना है। और याद रहे, जिसको आप डील करने के लिए जा रहे हैं, मुमकिन है उसके बाद पिछले 20 साल का तजुर्बा हो सामने वाले को वो इंटरव्यू कर करके। जो HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके बाद तो एक वसी तजुर्बा होता है। आपके पास हो सकता है उसका अशर ना हो, 10% ना हो, लेकिन अब आपको इस तरीके से अपनी बात कन्वे करनी है, अपनी बात मनवानी है, अपनी सलाहियतों को उसको इजहार करना है, अब बताना है कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके अंदर गट्स कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से इदारे के लिए आप बेहतर और मुआविन साबित हो सकते हैं, किन किन मामलात में इदारे के लिए आप उसके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, इदारे के लिए आप कारगर साबित हो सकते हैं, कौन कौन से मसाइल आप इदारे के हल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपको इन सब बातों के बारे में नॉलेज है तो यकीनी तौर पर आप इतने ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यू देंगे कि वो कहने पे मजबूर हो जाएगा, यार कोई बंदा आया था। और अब वो बंदा उसी सूरत में ये बात दिल में सोचेगा, कोई बंदा आया था इंटरव्यू देने के लिए, जब आपके अंदर भरपूर सलाहियत होगी। और अगर नहीं है तो यकीन करें सामने वाला आपको इतने प्यार मोहब्बत से, मीठी छुरी से आपके ऊपर वार करेगा कि आप सोच नहीं सकते। ताज़ा तरीन वाक़या आपको आज का सुनाता हूँ। आज यानी कि 3 अक्टूबर सन 2020 कराची शहर के एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर, नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, वहाँ पर इंटरव्यू के हवाले से मैं आज गया था। इंटरव्यू तो बेसिकली नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग सेंटर में पढ़ा चुका हूँ। शहर के कॉमर्स के हवाले से जो बड़े नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें से इसका शुमार किया जाता है।
اور شہر کے نہ صرف مشہور و معروف کوچنگ سینٹرز میں یہ شامل ہے، شمار کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا رزلٹ وائز، اسٹوڈنٹ وائز ہر لحاظ سے اس کی جو بات ہے وہ کچھ اور ہی بات ہے۔ بہرحال انہی کے انسٹیٹیوٹ میں، کوچنگ سینٹر میں آلریڈی میں پڑھا بھی چکا ہوں BCom پارٹ 2 کو ایڈوانس اکاؤنٹنگ، کچھ عرصے پڑھانے کا موقع ملا، کچھ عرصے سے مراد واقعی میں کچھ عرصہ، اس کے علاوہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو اکاؤنٹنگ پڑھانے کا موقع ملا۔ جو مجھے پڑھانے کا موقع ملا اس کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کلاسز ہماری موقوف ہو گئی، اور جو BCom پارٹ 2 کے مجھے پڑھانے کا موقع ملا تھا وہ بھی لمیٹڈ ٹائم۔ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پانی وہاں پی چکے ہیں، یعنی کہ پانی چکھ چکے ہیں یا پی چکے ہیں، یعنی کہ آلریڈی اس ادارے سے آپ وابستہ ہو گئے۔ اب ان کو ہی یعنی کہ اسی ادارے کو کسی دوسرے کیمپس کے لیے ضرورت پڑی، انہوں نے مجھے کال کری، الحمدللہ مجھے دوبارہ سے موقع دینا چاہ رہے ہیں کسی اور کیمپس میں۔ آپ کو بتائیں انٹرویو کے دوران مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں، مختلف طرح کی گفتگو ہوتی ہے، باقاعدہ ویسا فارمل انٹرویو نہیں تھا میرا جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آلریڈی الحمدللہ میں پڑھا چکا ہوں اس ادارے کے اندر۔ انہوں نے جو مختلف گفتگو کی، جناب علی یہ کلاس آپ کو دی جا رہی ہے یا یہ کلاسز دی جا رہی ہیں، ٹائمنگز کیا ہوں گے، ڈیز کیا ہوں گے، اور فیوچر میں اور کون سی کلاسز آپ کو دی جا سکتی ہیں، یا آپ کون سی کلاسز پڑھا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو بیسک نوعیت کی گفتگو ہے، چونکہ میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں لہذا اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ساری باتیں کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آخر میں اس کی بات ہوگی نوٹ کی، یعنی کہ پیکج وغیرہ کیا ہوگا، پیکج ورڈ انہوں نے یوز کیا، تو میں تھوڑا سا مائنڈ بنا کے گیا تھا، جس کو کہتے ہیں ہوم ورک کر کے گیا تھا۔ ہوم ورک کیا کر کے گیا تھا؟ انہی کے ادارے میں جو میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کامرس کو اکاؤنٹنگ میں نے پڑھائی، تو میں اپنے پاس اصل میں نوٹ کرتا ہوں کہ کہاں سے مجھے کتنے پیسے ملے، سیلری یا فیس وغیرہ کیا ملی۔ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا بھائی یہ پر کلاس مجھے انہوں نے پے کیا تھا۔ میں نے وہاں پہ ہوشیاری کا یہ مظاہرہ کیا، جتنی اماؤنٹ مجھے ملی تھی اتنی اماؤنٹ کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جناب علی پر کلاس جو ہے وہ آج کل یہ ریٹ چل رہا ہے، اور یعنی کہ اس سے تھوڑا سا بڑھا کے ہی میں نے بتایا انہیں، جس پہ وہ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ بہرحال شہر کے بڑے کوچنگ سینٹرز میں سے ایک ہے۔ وہ جو انہوں نے مجھے فرمایا وہ انتہائی اللہ معاف کرے بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ بتائی، اور وہ جو چھوٹی اماؤنٹ بتائی وہ بتا لگے کہ پر بچہ جو ہم آپ کو یہ پے کریں گے۔ اب اگر میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گا کہ مجھے کیا وہاں پہ بات کرنی ہے سیلری کے حوالے سے، تو یقین کریں سامنے والا اتنے عمدہ طریقے سے میٹھی چھری جس کو کہا جائے وہ آپ پر ایسا کارگر ثابت ہوگا ادارے کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس بندے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر کچھ اس طرح کے کلمات کہ ہم آپ کو وہ کیمپس دے رہے ہیں اور جناب علی آپ کو اس کیمپس کے اندر انشاءاللہ آپ چلائیں گے، اور اگر آپ نے اٹھا دیا کیمپس کو تو بارے اور نیارے ہو جائیں گے، مفہوم یہ ان کی بات کا، اور جناب علی ایسا اور ویسا، یعنی کہ آپ دوسرے کو ایک طرح سے انہوں نے بوسٹ اپ کر دیا۔ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان گفتگو سے یا اس طرح کی باتوں سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے آپ کا سیلری سے، کیونکہ سیلری ملے گی تو آپ چیزیں خریدیں گے۔ مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کسی کا نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں نا انگلش کا ایک جو اردو کا کہہ لیجیے کہ ایک محاورہ تھا، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ گھاس سے اگر دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا بھائی، اس کی تو فرینڈ شپ ہو گئی ہے جناب علی گھاس سے یا گراس سے۔ اس کا مطلب گھوڑے کو اگر عقل مند ہے، اور گھوڑا ہوتا بھی عقل مند ہے کیونکہ گھوڑا گدھا نہیں ہوتا، گھوڑا اگر عقل مند ہے جو کہ ہوتا بھی ہے، وہ کبھی بھی گھاس سے دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر گھاس سے اس نے فرینڈ شپ بنا لی تو پھر ایسی صورت میں فرینڈ شپ کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ نہیں کھائے گا گھاس، جبکہ گھوڑا تو چلتا ہی گھاس پر ہے، اور بھی چیزوں پہ چلتا ہے لیکن گھاس ایک اہم ایلیمنٹ ہے، اس کا مطلب فرینڈ شپ نہیں کرے گا گھاس سے۔ سیم یہی چیز ہے کہ اب آپ کو میں بہترین ایک نسخہ بتا رہا ہوں، بہترین آپ کو کچھ پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ الحمدللہ مجھے اس فیلڈ میں 23 ایئرس ہیو بین پاسڈ، تو میں کچھ آپ کو کچھ گزارشات کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ میرا تعلق پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں درس و تدریس سے ہے، لہٰذا میں اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کا جس فیلڈ سے بھی تعلق ہو، آپ انہی باتوں کو اپنی فیلڈ کے اوپر مولڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں۔ بیسک بات وہی ہے، کہتے ہیں نا کہ آپ کو سامنے والے کی بات کی جو روح ہے وہ سمجھنی ہے، روح اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے حوالے سے اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، اپنے حوالے سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اپنے حوالے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، بھلے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، بھلے وہ بینک ہو، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، کوئی کوچنگ سینٹر ہو، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی ہو، کسی بھی قسم کی نوعیت کی فیلڈ ہو جہاں پر آپ
जॉब करने के लिए जा रहे हैं, मुलाजमत करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर पहली और बुनियादी शर्त जो है या शराइत जो हैं उनमें से चंद एक का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ। नंबर 1 ये कि आपका जो गेटअप है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बेहतर है कि आप कोट वगैरह के अंदर हों, जिस तरह गलती से आज मैंने अभी कोट पहना हुआ है। इसके साथ टाई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका जो हुलिया है यानी कि हेयर कट आपका जो अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो ख़त बनी भी हो, और अगर आप शेव करते हैं तो वो जनाब मेरी आपकी शेव बनी भी हो। शेव वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ये वजाहत करता चलूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। मालूमात हासिल कर लीजिएगा, दाढ़ी रखना सुन्नत तो है, 100% सुन्नत है, लेकिन दाढ़ी वाजिबात में से भी एक है। क्योंकि मुस्लिम, बल्कि मुस्लिम नहीं कहना चाहिए, माजरत ये कहना चाहिए कि मर्द और औरत में, अपने टॉपिक से हट रहा हूँ, मर्द और औरत में परवरदिगार ने जो ज़ाहिरी फ़र्क रखा है वो दाढ़ी का रखा है। बक़िया तफ़सीलात में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक दाढ़ी की अहमियत वाज़ेह करना नहीं है। यहाँ पर जिक्र आया तो मैंने जिक्र कर दिया। ये हो गया कहानी। फिर आपके जो आपने कोट पहना हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने टाई भी लगाई हुई है और अच्छी बात हो जाएगी। आपकी जो शर्ट है वो आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कहा जाए कि वो रंग बिरंगी नीली पीली जिसको कहा जाए, बल्कि प्लेन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका जो है वो जनाब अली आपने हाथ में घड़ी बांधी भी हो, इन सब बातों से लगता है आप थोड़ा प्रोफेशनल है। इसके अलावा जो है वो आपका सेल फोन जो है वो साइलेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बीच बीच में बज रहा है, वो कभी मैसेज आ रहा है तो कभी व्हाट्सअप का मैसेज आ रहा है, कभी फ़ोन आ रहा है। ये सब बहुत ही गिरी हुई गुफ्तगू या गिरी हुई बातें समझी जाती हैं इंटरव्यू के दौरान कि इसको एटिकेट्स ही नहीं है। जूते आपके नए अगर नहीं हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जूते ऐसे होने चाहिए कि वो थोड़ा सा बेहतर हालत में हों, बिल्कुल गए गुजरे ना हो। इसके अलावा जो है वो आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस्ड हालत में होने चाहिए, सिलवटें नहीं होनी चाहिए। जब आप एंटर हो रहे हो तो एंटर होते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये नहीं, बात लोग क्या करते हैं कि जनाब अली इंटरव्यू रूम में जब दाखिल हो रहे हैं तो वह घुस गए, ऐसे नहीं घुस रहे हैं। हल्का सा आपको मामूली सा आपको नॉक करना है। नॉक करने की भी तमीज़ होनी चाहिए। फर्ज करें दरवाज़ा बंद है, एक स्टाइल ये देखिएगा जो कि गलत स्टाइल है। आप मुझे बताइए, आप क्या दूध वाले की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं? दूध वाले तो नहीं है आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। नॉक करने का स्टाइल होना चाहिए हल्का सा, ये भी शायद ज़्यादा कर दिया। मकसद क्या है? ताकि सामने वाले को पता चले कि आपको मैनर्स आते हैं, एंटर बगैर इजाज़त के नहीं हुआ जाता है। उसने कहा जैसी बात है इंटरव्यू देना है। कमीन होते हुए जब आप एंटर हो रहे होंगे, फ़र्ज़ करें फासला है दरवाजे में और जहाँ पे वो टेबल रखी हुई है, जहाँ बंदा वो बैठा हुआ है या टीम बैठी हुई है, पैनल बैठा हुआ है, तो आपके कदम ना बहुत तेज़ हों कि आप भागते हुए महसूस हों और ना ही कछुए की रफ्तार से आप जाएं। नॉर्मल रफ्तार से चलते हुए आप पहुँचेंगे टेबल पर। टेबल पे जाने के बाद बहुत मामूली सा लम्हे कह लीजिए इंतज़ार करेंगे। कुर्सी घसीटते हुए जिस वक्त आप बैठ रहे होंगे तो आपको घसीटना नहीं है कुर्सी को, बहुत तमीज़ से, जिसको कहते हैं ना स्मूथली कुर्सी को हटाना है और कुर्सी पे बैठना है। कुर्सी पे बैठने का स्टाइल आपका ये होना चाहिए कि जिस तरह आप एक स्टूडियो के अंदर तस्वीर खिंचवाते हैं जिसमें जो अच्छा फोटोग्राफर होता है आपकी कमर को स्ट्रेट रखता है। बहुत सारे लोग यूँ करके बैठे हुए होते हैं भुट्टों की तरह। भुट्टों की तरह नहीं बैठना है, भले आप भुट्टे ही क्यों ना हो, बिल्कुल चाको चौबंद जवान की तरह आपको बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट। कंधे आपके बिल्कुल पीछे की तरफ होने चाहिए, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सहारा लेके बैठते हैं जैसे टेबल का, बिल्कुल ये गलत स्टाइल है। इसलिए क्योंकि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बगैर सहारे के बैठ नहीं सकते तो इदारे को क्या बगैर सहारे के क्या खाक आप चलाएंगे? इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल ऐसे बैठना है इस तरह फौजी बैठता है, फौजी वाला स्टाइल। एक अहम बात, आँख में आँख डाल के आपको गुफ्तगू करनी है। ये कोई बदतमीजी नहीं कहलाएगी आँख में आँख डाल के, क्योंकि आप बुक्स का मुताला कर लें उसमें भी ये बात आपको मेंशन मिल जाएगी, उसमें नज़र आ जाएगी कि जो लोग आँख चुरा के इधर उधर देखते हुए बात करते हैं, सामने वाले की नज़र में ये बात आती है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस आपका उस वक्त शो होगा आँख में आँख डाल के बात करेंगे। आँख में आँख डालने का ये मतलब नहीं होता आप घूर के देख रहे हैं, जैसे मैं घूर के आपको देख के दिखाता हूँ, ये गलत स्टाइल है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कभी आपने किसी को देखा ही नहीं है। फर्ज करें सामने वाली खातून बैठी है तब तो बहुत ही ज़्यादा और मायूब हो जाएगा, ये लगता है किसी खातून को बेचारे ने देखा ही नहीं है। और अगर मर्द हैं सामने इंटरव्यू लेने वाले, अभी ये स्टाइल गलत है। नॉर्मल अंदाज में बिल्कुल पुरसुकून तरीके से आपको सामने वाले को देखना है, गुफ्तगू करनी है, अपनी बात समझानी है। अगर सामने वाले की कोई बात क्लियर नहीं हुई तो उसका गलत जवाब देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे रिपीट करने को बोलें। सर वुड यू प्लीज़ काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन,
बेहतर ये है कि ये नौबत ना आए, क्योंकि ये भी नेगेटिव मार्किंग का सबब बन सकता है कि ये क्या बह रहा है, क्या सुनाई नहीं दे रहा है इसको। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसी सूरत हाल हो जाए, कभी फॉर एग्जाम्पल आपसे 10 सवाल हो रहे हैं, 8 सवाल हो रहे हैं, एक सवाल आपको क्लियर नहीं हो पाया किसी भी वजह से, आप उससे पूछ लें, वजह इसकी कि आप गलत जवाब दें। इंटरव्यू के दौरान आपको कोशिश ये करनी है कि अपने जो बाद लोगों को फॉर एग्जाम्पल खुजली लग रही होती है, खुजाने से अपने आप को ज़रा सा बर्दाश्त करें, या फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो बहुत सारे लोग जो है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, चीज़ें आपने गिरा दी, चीज़ें उठते हुए आपने जो है वो कोई उसका जो है वो जो पेपर वेट होता है वो गिरा दिया, कागज़ आपने गिरा दिया, फाइल जो है वो गिरा दी, बेवकूफ़ाना हरकतें जिसको कहा जाए, ये सब नेगेटिव चीज़ों को शो होता है। अब हम आते हैं अहम तरीन चीज़ जिसका हमारा टॉपिक भी है, वो ये कि अच्छी सैलरी की बात कैसे करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सैलरी अच्छी डिमांड करना आपका पूरा पूरा हक है, राइट है, कहते हैं ना साडा हक इत्थे रख। अब आपने अगर सही तरीके से गुफ्तगू नहीं की सैलरी के हवाले से, तो जितने अरसे भी आप उस इदारे से वाबस्ता रहेंगे सिर्फ पछताते ही रहेंगे। अब मैं आपको चंद एक बातें बताने जा रहा हूँ, वो क्या हैं, जो मैंने बताई वो भी यकीनन इससे मुंसलिक ही हैं, मुताल्लिक़ ही हैं, मज़ीद चंद एक गुजारिशात करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 ये कि आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है और क्या क्या है, इदारे के लिए आप कहाँ कहाँ और किस किस सूरत में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बातें आपको कैश कराने में हेल्पफुल साबित होंगी कि आप ये बोल सकते हैं इन बातों की बेस के ऊपर आप में और दूसरों में फ़र्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने जहाँ जहाँ जॉब कर चुके हैं, आप अगर कर चुके हैं तो उस जॉब की सूरत में आपको बयान करने की सलाहियत होनी चाहिए कि सर मैंने इतने फला जगह इतने अर्से जॉब की, मेरे पास फला एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस यहाँ मेरे लिए कारगर साबित हो सकता है। फर्ज करें आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका पहला इंटरव्यू है ज़िंदगी का, अब फिर क्या करें? याद रखिएगा झूठ नहीं बोलना है। बाद लोग झूठ का सहारा लेते हैं और इंटरव्यूअर के पास, ये बात याद रखिएगा, ये सलाहियत भी होती है कि घुमाने की सलाहियत होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने झूठ कर दिया कि जनाब मैं तो फला जगह जॉब कर चुका हूँ, या मैं तो इतने अर्से जॉब कर चुका हूँ, जॉब की है 6 महीने, बयान कर रहे हैं 2 साल, या आपने फला जगह जॉब ही नहीं की, आपने तेल दिया कि मैं तो जनाब जॉब कर चुका हूँ माजरत के साथ। इंटरव्यूअर इतना होशियार होता है कि बाद औक़ात वो आपसे ही जो आपने झूठ बोला है वो उगलवाने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर पहले आपने कुछ और कहा था, कैसे? अभी उसने सवाल किया, 2-4 सवाल मजीद किए, और उसके बाद घुमा फिरा के फिर उसने घुमा दिया, कोई सवाल पूछा और उसकी जो गुगली थी ना वो आप फेस नहीं कर सके, क्लीन बोल्ड। यॉर्कर जो था ना फेस नहीं कर सके, क्लीन बोल्ड। नतीजे के तौर पर ऑन द स्पॉट माजरत के साथ इंसान शर्मिंदा भी हो जाता है, बल्कि कुछ और हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, कुछ वर्ड बोला जाता है, जलील हो जाना। तो ये बेसिकली आपको ख्याल रखना है कि आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि अगर झूठ वहाँ पे पकड़ा गया उसी वक्त या बाद में, दोनों सूरतों में सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस, आपके जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, पहले आपने मास्टर्स किया वो, आपने ग्रेजुएशन किया वो, मास्टर्स से ऊपर की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद की आपकी एजुकेशन हो, वो किस तरीके से इदारे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एक अहम बात, ये सारी बातें कर रहा हूँ अच्छी सैलरी की डिमांड करने के लिए। एक अहम बात, जब आप सामने वाले से मुखातिब हों तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी जो सैलरी है वो कम्पिटिटिवली दूसरे इदारे अंदाज़न क्या पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी कम से कम सैलरी जनाब ये चल रही है मार्केट में। फर्जी एक मिसाल देता हूँ, आप अगर फर्ज करें मास्टर्स आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो औसतन एक बात कह रहा हूँ, एक रफली फिगर है 25 से 30 हज़ार रुपये बैंक को पे करना चाहिए। बैंक वाला जनाब होशियार है, आपको कह रहा है हम आपको 15,000 रुपये देंगे। अब अगर आप के पास वो कहते हैं ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो मजबूरन आप कर लीजिए भाई जॉब। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें प्लस में जा रही हैं तो कभी भी 15,000 रुपये के ऊपर आपको डन नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर जब ये गर्ड्स मौजूद हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास उस काम को करने के लिए सारे आपके पास रोजगार भी आप ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, किस लिए आप 15,000 रुपये में डन कर रहे हैं? रुपये की कदर कहाँ से कहाँ गिर चुकी है। अब ये 15,000 रुपये 1950 के 15,000 नहीं है, 2020 के 15,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ जब रुपये की वैल्यू डाउन हो गई तो आप इतनी कम कीमत के ऊपर क्यों डन कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर वैसे ही बात करनी है।
बड़ी मेहरबानी होगी। ये सारी गुफ्तगू आप उसी वक्त अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो। जैसे एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, परवरदिगार का बहुत करम है कि उसने मुझे शोबे से वाबस्तगी जो मैंने इख्तियार की हुई है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। मालिक का बहुत करम है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप मुझे बताएं, एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जिस इदारे में मैं आज गया, जिसका मैं आपको हवाला दे चुका हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा भी ये होमवर्क नहीं किया होता सैलरी वाली बात, यकीन करें आज ही बात डन हो जाती, जो कि हो सकता है मेरे हक़ में ना होती। लेकिन मैं थोड़ी सी होमवर्क करके गया था, थोड़ा सा नतीजे के तौर पर वो जो साहब मेरा गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा ठीक है सर आप क्लासेस को स्टार्ट करें, फिर इंशाल्लाह इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। अब तो मफहूम ये है कि कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी कि ये बात थोड़ी सी अब हमने उनके कोर्ट में गेंद डाल दी। कब होगा ये? जब आपको बेहतर तौर पर बात करने का फ़न आता होगा। बेहतर तौर पर बात करने का फ़न कब आता है? जब आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन होता है। जो लोग अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन रखते हैं और यकीन रखते हैं और यकीन करते हैं, रखना और करना में फ़र्क है। जब यकीन करते भी हैं और यकीन रखते भी हैं तो वो बेहतर अंदाज में सामने वाले से अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। जब आप उनको ये बात कह सकते हैं कि सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 23 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही 2000 जनाब यानी 8 से पढ़ा रहा हूँ, 2020 आ गया, 12 साल तो माशाल्लाह कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, मैंने इतनी तफसीलात में नहीं किया, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जनाब 12 साल तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए हो गया, 10 तो मुख्तलिफ इदारों में मैं पढ़ा चुका हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, अपने इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। तो इन सब बातों की ये पॉइंट जो है वो एक एक करके कतरा कतरा दरिया बनना शुरू हो जाएगा। जब दरिया बनना शुरू हो जाएगा तो आप बेहतर तौर पे बात कर पाएंगे। सारी बातों के साथ साथ एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सारी बातें, जितनी भी बातें आपको कर रहा हूँ, सारे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो उसी वक्त उसी सूरत में बेहतर तौर पे कारगर हो सकती हैं जब आप अपने शोबे के अंदर आपके पास परफेक्शन हो। परफेक्शन अगर नहीं भी हो तो कमांड हो। कमांड कम से कम इतनी ज़रूर हो कि आप बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अगर माजरत के साथ आपका अपना शोबा, जो भी शोबा है, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, कमज़ोर है तो खुद ब खुद आपके अंदर इस हवाले से अच्छे अंदाज में बात करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता करके दम तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्वालिटी वाइज नहीं है, तो आप किस तरह से और किस मुंह से सामने वाले से उसकी ज़्यादा कीमत तलब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने मुंह से ज़्यादा कीमत बक दी, बोल दी, माजरत के साथ ही बोल रहा हूँ, सारी बातें जो अगर मेरे वर्ड आपको अच्छा नहीं लगे तो अपने ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। अगर आपने बोल दी तो मुझे बताएं कि सामने वाला आपको खरी खरी नहीं सुना देगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो कह रहा है कि यार मैं तो 50,000 रुपये चार्ज करूँगा, तो बोलेंगे 50,000 में जो आखिर के 2 ज़ीरो है ना वो हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 500 रुपये। या बहुत है तो 1 ज़ीरो कम से कम हटा दीजिए, 5,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? उसने आपको खड़े खड़े जो है वो बातें सुना दी और आपको माजरत के साथ सुना भी दिया, समझा भी दिया कि जो वर्थ है ना कि उसके लिए ऐसे बात करें। मामला उलट है। मुझे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक हवाला भी दे दूँ। मेरा एक दोस्त जिसने मेरे ही साथ अली स्कूल गुलशन इकबाल से मैट्रिक पास किया, उसने अपने बारे में बताया कि किसी बैंक से उसको 78,000 रुपये, यकीन करें बहुत बड़ी अमाउंट है, 78,000 रुपीज़ इसी कराची शहर से एक बैंक से उसको मिला करते थे। बैंक का नाम भी मैं ले लेता हूँ, बैंक अल हबीब का उसने जिक्र किया, गालिबन मुख्तलिफ बैंकों में शायद उसने जॉब की है और वो भी तकरीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2020 चल रहा है, 10-12 साल पहले के करीब उसने जनाब उस जॉब को छोड़ दिया और वो बिज़नेस की तरफ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ये बात नज़र आ रही है कि जनाब 78,000 रुपये उस दौर में मिल रहे थे, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, तो इस वक्त तो पता नहीं कितने रुपए बन जाएंगे। एक छोटी सी पॉइंट और मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैंने उसी अपने दोस्त से पूछा था कि यार तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये डिसीजन लिया, फैसला किया 78,000 रुपये छोड़ते हुए बिजनेस का, तो तुम्हारा डिसीजन सही है या गलत है? तो उसकी बात से मुझे मज़ीद हैरत हुई जब उसने ये बात बताई कि जनाब अली ये 78,000 रुपये जो मुझे बिजनेस से पैसा मिल रहा है तो 78,000 रुपये तो कुछ नहीं है। उसकी बात का मफहूम बता रहा हूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि जनाब अली लाखों रुपए वो माशाल्लाह से अल्लाह उसको और तरक्की दे पर मंथ हासिल कर रहा होगा अपने बिजनेस से, जबकि उसकी एज जो है वो जनाब अली मेरे बराबर है क्योंकि मेरे साथ का उसका मैट्रिक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका मतलब सारी बातों का खुलासा क्या निकल रहा है। आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी वर्थ का पता है तो आप 78,000 रुपये की जॉब, वो भी 10-12 साल पहले, उसको आप छोड़ देंगे और कुछ और आप डिसीजन लेंगे।
لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ کی ورتھ وہ نہیں ہے تو پھر تو بھائی 15,000 اور 20,000 بھی مل جائیں اللہ کا شکر ہمیں میں اس میں شامل ہوں، میری خود کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ساری باتوں کا خلاصہ کہ اچھی سیلری طلب کرنے کے لیے، اچھی سیلری کی جب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے انٹرویور سے، کیونکہ آپ ہوں گے انٹرویوئی، تو اس کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کو اپنی ورتھ کا اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سامنے والے سے کس طرح سے بات کرنی ہے، آپ کو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے مارکیٹ میں آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس کی مارکیٹ میں کمپیٹیٹیولی کیا سیلری چل رہی ہے۔ اگر ان باتوں سے آپ بے خبر ہیں، خیال ہے پھر توجہ دلا رہا ہوں، آپ کے پاس صلاحیت لازمی ہونی چاہیے، نالج اور ایکسپیرینس لازمی ہونا چاہیے، نہیں ہے تب تو بات ہی بیکار ہو جائے گی، ہے تب آپ کو ان سب باتوں کو بھی خبر ہونی چاہیے، تو آپ بہتر طور پر اپنی بات سیلری کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ سیلری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا شرمانے کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بھائی خدا کے بندے کسی صورت میں آپ کو نہیں شرمانا ہے، کیونکہ کیا انٹرویور آپ سے سوالات کرتے ہوئے انٹرویو کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اور ایک سوال میں بھی شرما رہا ہے؟ کیا اس نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جناب علی میٹرک کے بعد انٹر کرتے ہوئے آپ کے نمبر کم کیوں ہیں، گریڈ آپ کا گرا ہوا کیوں ہے، آپ نے جو فلاں یونیورسٹی میں کیوں داخلہ لیا، اس سے بہتر یونیورسٹی موجود تھی اس میں کیوں نہیں لیا، گریجویشن میں آپ کے مارکس کم کیوں ہیں، آپ کا اتنا بڑا گیپ کیوں آ رہا ہے تعلیمی لحاظ سے، آپ کا جناب علی جو مطلب کیا، میں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا چبھنے والے سوالات، تو جو چبھنے والے سوالات کرنے کا اس کو حق ہے، تو کیا ہمیں انٹرویوئی کی حیثیت سے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ سیلری کے حوالے سے اچھی طرح سے بات کر سکیں اس سے؟ بالکل ہمیں حق ہے، اور ہمیں یہ حق اپنا استعمال کرنے کا اسی وقت عقل آئے گی جب ہمارے پاس یہ ساری باتیں ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا اچھی طریقے سے خبر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو یقیناً اللہ نے چاہا پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اپنے فرینڈز میں بڑی مہربانی ہوگی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا اور کمنٹ بھی کیا تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز جو بھی ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوراً مل سکیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔